नमस्कार दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात परमाप विचलन के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहा जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकली सॉल्यूशन हो किस प्रकार से किया जाता है और उसके मेरिट और डीमेरिट्स के संबंध में भी हमने अध्ययन किया था। आज हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस है वो क्या होता है, दोनों का यूज़ कब किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोएफिशिएंट है उससे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस प्रकार से डिफरेंट है और इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाता है के संबंध में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रसरण या विचरण या वेरिएंस क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो वेरिएंस या प्रसरण है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अर्थात यदि कोई एक डेटा सीरीज़ दी गई हो और उस डेटा सीरीज़ का हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें और उस अर्थमेटिक मीन से हम डेविएशन करें अर्थात विचलन ज्ञात करें और फिर विचलन का वर्क करें और वर्क करने के पश्चात उनका यदि हम योग करें और योग करके पदों की संख्या का भाग लगा करके औसत यदि हम ज्ञात कर लें तो उसे प्रसरण या विचरण कहा जाता है। देखिए इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों अर्थात कोई डेटा सीरीज है उसका हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में उस अर्थमेटिक मीन से हम क्या करेंगे, विचलन करेंगे और विचलन करने के पश्चात उन विचलनों का वर्क करेंगे सभी का और फिर उनका योग लगाने के पश्चात औसत ज्ञात करेंगे अर्थात पदों की संख्या का भाग लगा करके औसत ज्ञात करेंगे और उस औसत को ही क्या कहा जाता है, प्रसरण या वेरिएंस कहा जाता है। इसे अपकिरण की द्वितीय घात अर्थात सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि प्रसरण को अपकिरण की कौन सी घात कहा जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है। इसका फॉर्मूलाज देख लीजिए। वी का तात्पर्य यहाँ पर वेरिएंस से है, इक्वल टू यहाँ पर जो दिया गया साइन है वो स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा का स्क्वायर है अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। इस स्मॉल सिग्मा को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। एस या एस डी शॉर्ट में इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी क्या होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। और कैलकुलेशन जो इसको किस प्रकार से की जाती है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम डी अर्थात डेविएशन करेंगे अर्थमेटिक मीन से और उस डेविएशन का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर उसका हम सम कर देते हैं अर्थात योग कर देते हैं और उसके पश्चात उसमें एन का भाग लगा देते हैं अर्थात पदों की संख्या का भाग लगा देते हैं, तो हमें वेरिएंस प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि विचरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। विचरण गुणांक, देखिए हमने इससे पहले जो कैलकुलेशन की थी वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की थी अर्थात परमाप विचलन का जो गुणांक है वो ज्ञात किया था। लेकिन परमाप विचलन के गुणांक में एक कमी है, वो कमी यह है कि उसकी जो वैल्यू जो हमें मिलती है वो 1 से कम मिलती है हमें, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो दशमलव के अंदर हमें मिलती है। और जब दशमलव में मिलती है तो हमें अनुमान लगाने में अर्थात दो डेटा सीरीज़ की जब हम तुलना करते हैं तो हम सही तरीके से रिजल्ट को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विचरण गुणांक है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि विचरण गुणांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो आसानी से हम बता सकते हैं। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको, परमाप विचलन के गुणांक जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो कैलकुलेट जो हमने किया था लास्ट जो क्लास के अंदर, उसको यदि हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो उसे क्या कहा जाएगा, विचरण गुणांक कहा जाता है, CV कहा जाता है। और इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, CV, C का तात्पर्य कोएफिशिएंट है अर्थात गुणांक है
और वी से तात्पर्य वेरिएशन अर्थात विचरण है। तो विचरण गुणांक जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं किसी अर्थमेटिक मीन से हैं, समांतर माध्य का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ तक का जो ये जो फॉर्मूला है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का है, और इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें CV प्राप्त हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें मिल जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो प्रयोग सबसे पहले सांख्यिकीयन थे, कार्ल पियर्सन ने इसको काम में लिया था, इसलिए इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहा जाता है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है कि विचरण गुणांक का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहते हैं। नेक्स्ट, विचरण गुणांक होता है वो समांतर माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण है। समांतर माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण होता है, और जबकि परमाप विचलन को समांतर माध्य में होने वाला कुल विचरण माना जाता है। तो परमाप विचलन को तो क्या माना जाता है कि समांतर माध्य में होने वाला कुल विचरण माना जाता है, जबकि विचरण गुणांक है वो समांतर माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण होता है। यह प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों में एक डिफरेंस है। विचरण गुणांक का हम उपयोग कब करते हैं? जब कोई दो डेटा सीरीज दी गई हो और उन डेटा सीरीज के अंदर हमें स्टेबिलिटी अर्थात उसकी स्थिरता, या होमोजेनिटी सजातीयता, यूनिफॉर्मिटी एकरूपता, या वेरिएबिलिटी विचरणता, और इनकंसिस्टेंसी असंगति का अगर हमें पता लगाना हो और दोनों डेटा सीरीज का अगर कंपेयर करना हो तो हम किसको काम में लेंगे? विचरण गुणांक को काम में लेते हैं। विचरण गुणांक को हम यूज में लेते हैं। तो दो डेटा सीरीज की स्टेबिलिटी का, होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी, वेरिएबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी के आधार पर अगर तुलना करनी हो तो हम विचरण गुणांक को काम में लेते हैं। तो विचरण गुणांक का इसीलिए क्या है, रिसर्च के अंदर बहुत अधिक इसका उपयोग होता है। परमाप विचलन गुणांक क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे। 1 से कम होगा अर्थात तो वो दशमलव अंक में होगा, और ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने में असुविधा होती है, अर्थात ये दशमलव के अंदर होगा और दो डेटा सीरीज के अंदर कंपेयर करना आसान नहीं होता है। इसलिए परमाप विचलन गुणांक के स्थान पर क्या किया जाता है? विचरण गुणांक को काम में लिया जाता है, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को काम में लेते हैं, क्योंकि ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसका जो प्रतिशत है वो कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होता है। यदि किसी कारण हो सकता है तो वो कारण यह हो सकता है कि यदि स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन की तुलना में यदि अधिक हो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 100% से अधिक हो सकता है? तो 100% से तो अधिक तभी हो सकता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100। अब ऐसी स्थिति में यदि स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन की तुलना में अधिक होगा तभी यह 100% से अधिक हो सकता है, और ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक फुटबॉल क्षेत्र में, अर्थात एक फुटबॉल क्षेत्र में एक वर्ष भर के दौरान दो टीम है, ए और दूसरी टीम है बी। उनके द्वारा विभिन्न मैचों में किए गए गोल निम्न प्रकार से है। उनके द्वारा जो गोल किए गए उनकी संख्या दी गई है। दोनों टीमों ने एक साल के दौरान जितने मैच प्ले किए हैं उनके आधार पर हमें कि कौन सी टीम ज़्यादा जो खेल है उनका प्रदर्शन है वो ज़्यादा अच्छा रहा है उसकी हमें जानकारी पता करनी है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि गोल की संख्या दी गई है, टीम है ए और बी है। तो टीम ए ने 27 मैच के अंदर 0 गोल किए हैं और टीम बी ने 17 मैच में 0 गोल किए हैं। ए और बी दोनों ने 9 मैच के अंदर 1-1 गोल किया है, और जबकि टीम ए ने 8 मैच में अर्थात प्रत्येक मैच में एवरेज 2 गोल किए हैं और टीम बी ने 6 मैच में 2 गोल किए हैं, और दोनों ने 5-5 मैच के अंदर 3 गोल किए हैं, और दोनों ही टीमों ने ए टीम ने 4 मैच में 4-4 गोल किए हैं और टीम बी ने 3 मैच के अंदर 4-4 गोल किए हैं।
तो अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कौन सी टीम का जो खेल है वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा थी, और किस टीम में कंसिस्टेंसी कम है, अर्थात किसका खेल अधिक संगत है। तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना होगा वो एक तो अर्थमेटिक मीन की आवश्यकता होती है, और दूसरी जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों का हम कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, अर्थमेटिक मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, और उसके आधार पर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि टीम ए और टीम बी है, दोनों का अलग अलग हम कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ गोल्स जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था 0 1 2 3 4 तक दिया गया है। नंबर ऑफ मैचेज है, यहाँ पर ये टीम ए के मैचेस दिए गए हैं, और यहाँ पर टीम बी के जो मैचेज है वो दिए गए हैं। अर्थात टीम ए ने 27 मैच में 0 गोल किए हैं, और टीम जैसा कि बी ने 17 मैच में 0 गोल किए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गोल्स है वो दोनों टीम के लिए है, और ये नंबर ऑफ मैचेज है वो दोनों टीम की इसमें संख्या है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले टीम ए के अंदर हम अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लिया है, और एज्यूम्ड मीन जो कल्पित माध्य है वो 1 लिया है, और वो हम इस x से डेविएशन करेंगे। तो 0 से लेकर के 4 तक कोई भी एक हम संख्या ले सकते हैं इसके अंतर्गत, और उसके आधार पर कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ए एज्यूम्ड मीन 1 है, 1 से हमने डेविएशन किया, 0 से डेविएशन किया तो हमें -1 मिला। 1 में से 1 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 4 में से 1 घटाने पर हमें मिलता है 3। इसके पश्चात जब हम डेविएशन कर चुके हैं तो इसके बाद में एफ डी हमें कैलकुलेशन करना है, अर्थात फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी दी गई है, जैसे 27 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 27, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया अर्थात गुणा किया तो 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 10, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया अर्थात गुणा किया तो हमें 12। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इनके प्लस के जो है उनको ऐड करते हैं अलग, 12 + 10 + 8 30, और -27 को इसमें से लेस कर देते तो हमें मिलता है कितना, 3 मिल जाता है। और इन सब का जो योग क्या है, सिग्मा एफ डी कहलाता है। सिग्मा ये जो साइन दिया गया है इसको समेशन या योग कहा जाता है, और एफ और डी का हमने मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद में एफ डी स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं, तो एफ डी को हम मल्टीप्लाई किससे किया है, डी से मल्टीप्लाई किए हैं, अर्थात हमने एफ डी जो कैलकुलेट किया था उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात गुणा कर दिया हमने इससे। तो -1 को -27 से मल्टीप्लाई किया तो 27 क्यों माइनस माइनस प्लस हो गए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 20, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 36। और इन सब का जब हम योग लगाते हैं तो हमें मिलता है 91, और इस योग को कहा जाता है समेशन एफ डी स्क्वायर, अर्थात ये एफ डी स्क्वायर का योग लगाया तो समेशन इसके पीछे लग गया, अर्थात योग हो गया। तो इस प्रकार से एक की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब टीम बी का हम कैलकुलेशन करते हैं, और इसी प्रकार से ए जो कि एज्यूम्ड मीन जैसा कि हमने टीम ए के लिए अंतर्गत लिया था, ठीक उसी प्रकार से हमने ए लिया, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू जो दी गई है, नंबर ऑफ गोल्स है वो दोनों टीम के लिए सेम है, तो इसके लिए हमने ए = 1 और इसका डेविएशन किया तो हमें सेम उसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से टीम ए के अंतर्गत हमें -1 0 1 2 3 हमें मिला है। इसके बाद में एफ डी अर्थात डी को और एफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -17, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 9 हमें मिलता है। और इन सभी का योग लगाने पर हमें मिलेगा 8, अर्थात इसमें माइनस के 17 हम इसमें लेस कर देते हैं, 25 में से तो हमें प्लस का 8 मिलेगा, और इनका जो योग है वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ डी, अर्थात इसमें केवल समेशन लग जाता है, सम अर्थात योग होने पर
तो ये 8 हमें मिल जाता है। इसके बाद में एफ डी स्क्वायर है, जैसा कि हमने इसमें एफ डी को डी से मल्टीप्लाई किया था, तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस एफ डी को इस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 को -17 से मल्टीप्लाई किया तो 17, 0 को 0 से तो 0 मिला, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 27। और इन सभी का जब हम योग लगाते हैं तो ये जो योग हमें मिलता है वो 17 हमें मिलता है, जो कि सिग्मा एफ डी स्क्वायर, अर्थात ये जो एफ डी स्क्वायर है इसके साथ में सिग्मा लग जाता है और इस सिग्मा का तात्पर्य होता है समेशन या सम होता है। तो हमारी जो यहाँ पर दोनों टीम के लिए कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, अर्थात अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों टीम के लिए अलग अलग इसके पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, और ये टीम ए के लिए और दूसरा वो टीम बी के लिए है। टीम ए के अंदर सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए का तात्पर्य एज्यूम मीन है, एज्यूम्ड है, जो कि हमने कल्पित माध्य हमने अपनी इच्छा से लिया है उसमें, और सिग्मा एफ डी जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं और एन का कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं। तो इनमें यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम इनके। ए जो कि कल्पित माध्य हमने 1 लिया था, सिग्मा एफ डी जो कि हमें 3 मिला था क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन करने पर, और 53 है जो कि पदों की संख्या है। तो हमने 3 को 53 से डिवाइड करेंगे और 1 में ऐड करेंगे तो हमें 1.0566 हमें मिलेगा। तो ये अर्थमेटिक मीन है वो टीम ए का हमें मिल चुका है। इसके बाद में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वो यहाँ पर हम रखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल, अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर है जो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, एन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे कि ऊपर कि जो फॉर्मूला जो दिया गया उसमें हमने लिखा है 53 है, सिग्मा एफ डी जो कि 3 है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, और वैल्यू रख देते हैं तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर की 91, एन का जो वैल्यू है 53 है, सिग्मा एफ डी 3 और एन की वैल्यू 53 और स्क्वायर। अब हम इसको हल कर लेते हैं और हल करने पर हमें जो मिलेगा 1.3091। तो 1.3091 है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें प्राप्त हो चुका है टीम ए के लिए। इसके बाद में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला हम रखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं अर्थमेटिक मीन से, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल चुका है 1.3091 और हमने डिवाइड किया है अर्थमेटिक मीन से और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 1.3091 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने कैलकुलेट किया है अभी उसको रखा है, और अर्थमेटिक मीन है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1.0566 से, वो हमने भाग लगाया इनटू 100 है। यहाँ पर आपको इनटू 100 करना है और इनटू 100 करने पर हमें जो मिलेगा वो 1.23.89 जो कि परसेंटेज के रूप में हमें मिलेगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमें टीम ए का प्राप्त हो चुका है। इसके बाद में हम टीम बी का कैलकुलेशन करेंगे। तो सेम जो फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का वो हम यूज में लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन, और इसकी जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर चुके हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे। ए की वैल्यू 1 है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू 40 है, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 1.2 मिलेगा। तो अर्थमेटिक मीन और टीम बी का हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे टीम बी का। तो इसका जो फॉर्मूला वो हमने रखा है यहाँ पर, और इसके बाद में इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था उसमें 70 हमें मिला था, एन पदों की संख्या वो 40 है टीम बी के लिए, 8 सिग्मा एफ डी की वैल्यू 8 है ये टीम बी के लिए है, और एन 40 और इसका होल स्क्वायर है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1.3077 हमें मिल गया है। तो इस प्रकार से हमें टीम बी का अर्थमेटिक मीन भी मिल चुका है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल चुका है। अब हम आसानी से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम बी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला रखा हमने सी वी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अर्थमेटिक मीन इंटू 100। तो यहाँ पर जो सी वी है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, अर्थात विचरण गुणांक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने यहाँ फॉर्मूला रखा है, यहाँ टीम बी का स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है जो 1.3077 है, और अर्थमेटिक मीन है जो 1.2 है, इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1.3077 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन रखा है, 1.2 अर्थमेटिक मीन है, और इसको हम क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिला
108.975। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टीम बी का है वो 108.975 है और टीम ए का 123.89% में है। तो टीम बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम है टीम ए की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है वो उतनी ही टीम अधिक कंसिस्टेंट होगी, अर्थात उसमें स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता होगी। तो टीम बी का जो खेल है वो ए की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। बी टीम ने प्रदर्शन जो किया है वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्योंकि कंसिस्टेंसी है वो टीम बी में अधिक है, संगतता अधिक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टीम बी का जो खेल है वो अधिक संगत है, अर्थात अधिक कंसिस्टेंट है। तो इस प्रकार से विचरण गुणांक का जो यूज है, हम स्टेबिलिटी के आधार पर कोई कंपैरिजन करना हो या कंसिस्टेंसी के आधार पर दो डेटा सीरीज का कंपैरिजन करना हो या यूनिफॉर्मिटी या होमोजेनिटी के आधार पर कोई हमें कंपैरिजन करना हो, तो वहाँ पर विचरण गुणांक को हम काम में लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध पर आधारित होगी।